ओके तो आज का टॉपिक है बच्चों मेल्टिंग एंड रीसॉलिडिफिकेशन। रीसॉलिडिफिकेशन का कुछ बुक्स में नाम रीकास्टिंग भी लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग मेल्ट कर रहे हैं तो ज्यादातर किसी ना किसी मेटल को मेल्ट कर रहे होंगे। मेल्टिंग तो वैसे आइस की भी पॉसिबल है और आपके वैक्स वगैरह की भी पॉसिबल है, बट ज्यादातर आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि जो मेल्टिंग वाला काम हो रहा है वो मेटल के साथ हो रहा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फिजिक्स में जाना होगा। मेटल जब भी मेल्टिंग करता है तो मेटल मेल्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग और रीसॉलिडिफिकेशन जब होगा उस केस में तीन चीजें होंगी: मास, वॉल्यूम और डेंसिटी। आप बताइए कि इन तीनों में से कौन सी चीज कंजर्व्ड रहेगी। कंजर्व्ड रहने का मतलब है कि बिफोर एंड आफ्टर। जैसे मान लीजिए कि हमने एक कोन लिया, एक मिनट रुक जाइए बच्चों। जैसे हम लोगों ने एक कोन लिया रेडियस r का और हाइट h का, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया एक पतले सिलेंडर में। थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया ये। उसे एक पतली रॉड टाइप में कन्वर्ट कर लिया या सिलेंडर में कन्वर्ट कर लिया जिसकी लेंथ काफी ज्यादा थी लेकिन रेडियस जो है वो बहुत ही कम था। r1 इज क्वाइट लेस देन r एंड l इज क्वाइट मोर देन h। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये बिफोर था, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। मैंने ये पूछा कि अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज्ड? विच क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज्ड? मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि ऑल द थ्री विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, मास भी कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम भी कंजर्व रहेगा और डेंसिटी भी कंजर्व रहेगी। अब बताओ क्यों? सर डेंसिटी इसलिए रहेगी कि सेम मटेरियल की है। हाँ, वेरी गुड। मेटल भाई अभी आयरन था, बाद में भी आयरन है, तो डेंसिटी तो सेम रहेगी। ठीक है, और मास भी काफी, क्योंकि किसी चीज को मेल्ट किया फिर रिसॉलिडिफाई कर दिया, वो वेपर में तो बना नहीं होगा, वेपोराइज तो हुआ नहीं होगा, तो मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो जब डेंसिटी और मास दोनों कांस्टेंट रह गई तो वॉल्यूम भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पे इस चैप्टर में हम लोग किस में ज्यादा चिंता करेंगे? हम चिंता करेंगे वॉल्यूम में। सारी जो कैलकुलेशंस होंगी वो हमारी वॉल्यूम कंजर्वेशन के हिसाब से होंगी, क्योंकि भाई ये चैप्टर में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि बिफोर और आफ्टर दोनों का वॉल्यूम इक्वल करेंगे। याद रखिएगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करेंगे, हम लोग उनका सरफेस एरिया बिल्कुल इक्वल नहीं करेंगे। गलती से भी ये मत कर दीजिएगा कि सरफेस एरिया आप इक्वेट कर दें। ये भी गलती हो सकती है कि आप इधर वॉल्यूम लिख दें और इधर सरफेस एरिया लिख दें, वो भी गलत हो जाएगा। आपको दोनों ही तरफ वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। दोनों तरफ कहां? ये दोनों तरफ आपको वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग पूछ ही लें, कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, बिना वैल्यू के मैं बोल रहा हूं कि एक रॉड बना दी गई सरिया टाइप की, ठीक है, आयरन रॉड। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ R1, R एंड H? तो करेंगे क्या हम लोग? अब वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके पास बाकायदा वैल्यू होंगी, रेडियस 7 दिया होगा, वो 3.5 दिया होगा, इस टाइप रहेगा, 22/7 से कट पिट जाएगा, ये सब बातें रहेंगी। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या करें? हम लोग यहां पर दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दें, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये है ना, और ये क्योंकि कोन है इसलिए 1/3, और इसका क्या करेंगे?
पाई R1 स्क्वायर L। अब मजे की बात यह है कि वॉल्यूम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो पाई पाई कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। अब बस कुछ बचा नहीं है आपके पास, आप क्या कर लेंगे, आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3 R1 का होल स्क्वायर, और ये L आ जाएगा। आपका और मन कर रहा है और अच्छा कर लीजिए इसको थोड़ा, h/3 R डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। बस इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई इसे नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी लेंथ ऑफ रॉड आ गई इन टर्म्स ऑफ HR एंड R1। इस तरह की बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग, और यहां पर मेल्टिंग रिसॉलिडिफिकेशन में मेरा अंदाजा है कि बोर्ड एग्जाम में भी क्यूबॉइड से भी संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बच्चों सवाल आपके सामने है, सॉलिड सिलेंडर 9 सेंटीमीटर हाई एंड 4 सेंटीमीटर डायमीटर is melted and recast into a cone of dia 6 centimeter. Find the height and total surface area of the cone. Give your answer correct to 1 decimal place. तो अब इधर क्या होता है कि मेल्ट कर रहे हैं और रिकास्ट कर रहे हैं, तो मेल्टिंग और रिकास्टिंग वाला ही केस है यहाँ पर। शुरू में क्या हो रहा है कि एक हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर ले रखा है, तो जो शुरू में है उसे बना लिया जाए। पहले इनिशियली वो क्या था, सॉलिड सिलेंडर था, तो वो ऐसा दिखता होगा भाई, और 9 सेंटीमीटर हाई था, उसका डायमीटर 4 है, तो याद रखिएगा कि रेडियस 2 होगा। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इन अ कोन ऑफ डाया 6, तो ये कोन थोड़ा ज्यादा बड़ा बना जा रहा है, अब ठीक है शायद, ठीक है। अब डाया बढ़ा दिया गया, 6 हो गया तो ये 3 हो गया। सारी डायमेंशंस जो हैं वो सेंटीमीटर में है। आपसे पूछा गया है कि ये हाइट क्या, ये तो मतलब बहुत बेसिक सवाल हो गया, हाइट तो आप लोग कर ही लेंगे। कैसे किया होगा आपने, पाई R स्क्वायर H, ठीक है, इसको आप R मान लीजिए और इसको आप H मान लीजिए, चाहे तो H1 H2 मान लीजिए, R1 R2 मान लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, मैं ऐसा ही पसंद करता हूं। फिर 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, पाई पाई कट गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, R1 क्या करेंगे, 2 रख दिया, H1 9 रख दिया, 1/3 बना रहा, R ये 3 स्क्वायर हो गया, और H2 निकालना अब हमारा गोल है। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा लेट द हाइट ऑफ द कोन बी H2। ठीक है, अच्छा अब पावर अपना कैंसिल कर लीजिए भाई। अच्छा, कैंसिल करना भी एक आर्ट होती है। देखिए जैसे यहाँ 9 है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, ये 3 करेंगे, ये 2 काट देंगे, वो भी सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा, आप इसी को काट दें यहाँ से यहाँ, ठीक है। वो कुछ स्कूल में मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं काट सकते हैं, अगल बगल नहीं काट सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये 4 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ द कोन फॉर्म्ड आफ्टर रिकास्टिंग इज 12 सेंटीमीटर। ये आप लोग भी निकाल चुके थे। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो उस केस में हम लोगों को एक और चीज की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी बताइए, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने क्या सीखा था, पाई R L कर्व सरफेस एरिया प्लस सॉलिड कोन बना रहे हैं तो नीचे पाई R स्क्वायर होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता था, पाई R L प्लस R, है ना। तो L निकालना है तो ये होता है L बच्चों। अब अगर हम लोग ये ट्राइंगल लें तो इसमें हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा।
इस लाल और काले ट्रायंगल में, ये L हो गया, ये H2 हो गया और ये R2 हो गया। इस लाल ट्रायंगल में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, H2 होल स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। H2 हम लोग निकाल चुके हैं 12 स्क्वायर प्लस R2 3 स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। तो 144 प्लस 9 कितना होता है, 153। तो L हो गया अपना अंडर रूट 153। तो जो 153 का अंडर रूट है वो आ जाता है 12.37 टाइप का। आप लोग क्रॉस चेक करिए 12.37 आप लोग ला पा रहे हैं या नहीं। इवन आप एग्जाम में 12.4 लिख के चले आते हैं, उससे कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 3.14 इंटू आर, अच्छा यहाँ पे हम लोग कोण की बात कर रहे हैं तो R की जगह R2 लेना पड़ेगा, L बना रहने दो, है ना। तो R2 हम लोग कितना निकाल चुके हैं, बल्कि हमें दिया ही हुआ है 3 दिया हुआ है। L कितना दिया हुआ है 12.37 प्लस 3, तो ये कितना हो जा रहा है 42 9.42 इंटू 12 3 15 15.37। आप देखो एग्जाम में जब आपको कैसे हाउ यू कैन मिनिमाइज योर कैलकुलेशंस, जब आपको करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस बोला गया है और आप यहाँ पे 2 डेसिमल पे खेल रहे हैं, यहाँ पे भी 2 डेसिमल पे खेल रहे हैं, तो वो गड़बड़ है ना। आप क्या करिए 9.4 लीजिए और 15.3 लीजिए, बस इन्हीं का गुणा करिए 15.3 और 9.4। कोई बच्चा 15.4 ले लेता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि यहां से भी करेक्ट टू 2 डेसिमल पे तब भी पहुंच जाएंगे हम लोग, और करेक्ट टू 2 डेसिमल पे जब पहुंच जाएंगे फिर राउंड ऑफ करेंगे, फिर करेक्ट टू 1 डेसिमल तक आएंगे। तो ये सब करना पड़ेगा, वाकई में आपको वहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चार, अब चेक कर लीजिए मैं सही कर रहा हूं या नहीं। अच्छा, 143.8 ऐसा आ रहा है। आई थिंक आप लोग भी कुछ 144 टाइप बता रहे थे, क्यों बच्चों? हेलो, हाँ सर, है ना। तो उस हिसाब से आपका सही आ रहा था। फिर दिस इज द फाइनल आंसर। 144 भी आप 144.0 टाइप भी लिखाते हैं, 143.6 भी लिखाते हैं तो भी चलेगा। अब अगला सवाल हमारे सामने आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क्स विद 1.5 सेंटीमीटर बेस डाया एंड हाइट 0.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बात आप ये बताइए कि डिस्क का शेप कौन से मैथमेटिकल शेप के सबसे करीब होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ अ डिस्क? सिलेंडर। वेरी गुड, इट इज अ पिचका हुआ सिलेंडर, कॉम्प्रेस्ड सिलेंडर, अ सिलेंडर विच हैज लेस हाइट एंड मोर रेडियस। आई बात समझ में? और हम लोग के सिलेंडर कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, अ स्ट्रक्चर विच हैज मोर हाइट एंड लेस बेस रेडियस, है ना। तो ये एक तरीके से सिलेंडर है और इसका 1.5 बेस डाया है, 1.5 सेंटीमीटर बेस डाया है। तो रेडियस कितना होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और हाइट कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। ये इसका शेप है और खूब सारी ली गई है क्योंकि फाइंड द नंबर ऑफ बोला गया, तो ऐसी n ले ली गई, उन सबको मेल्ट किया गया। मेल्ट करने के बाद वो क्या बन गई, जुड़कर बन गई क्या, एक सिलेंडर।
to form a cylinder of height 10 सेंटीमीटर एंड डाया 4.5 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की भी पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो है हमारे पास। डाया 4.5 है, यानी कि R2 जो है वो 4.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट कितनी दी गई है हमें? 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो बस n मल्टीप्लाइड बाई दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम, बस कर देना हम लोगों को। तो n मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, H1 R1 H2 R2 ऐसे कर सकते हैं, और पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2, पाई पाई कट गया। n इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर इंटू H2 डिवाइडेड बाई H1। तो बस क्या हो गया, R2 क्या है 4.5 डिवाइडेड बाई 2, R1 क्या है 1.5 डिवाइडेड बाई 2, इस सब का स्क्वायर। H2 क्या है 10, H1 क्या है 0.2। अब ये कट गया, ये कट गया, 1.5 इसको काटेगा 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर इनटू ये काटा ऊपर आ जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? ये काटेगा, ये हटेगा, ये 100 हो जाएगा, ये काटेगा 50 आ जाएगा। तो 50 इंटू 9 n इज इक्वल टू 450। सो द नंबर ऑफ डिस्क्स विल बी 450। ये हो गया अपना आंसर। मतलब सर, हाँ सर ये वाले जो क्वेश्चन में था सर, मतलब इसमें ये सर सेम तो सब था, बस इसमें नंबर ऑफ सर्कुलर मेटेलिक सर्कुलर डिस्क पूछा, तो आपने एक मतलब वो ले लिया एक कांस्टेंट n। हाँ, n कांस्टेंट ले लिया, इसीलिए छोटी छोटी डिस्क खूब सारी हैं, हमने मान लिया n है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल डिस्क इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एंटायर ह्यूज सिलेंडर। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया।